अगर जेब में गोली होगी तो भी हम अगले को मारेंगे ना, नहीं तो पहले ही मर गए। वार डिक्लेयर जब भी होता है हवाई हमला होता है, गोली से मार दिया गया जवान को। पाकिस्तान क्या है, इतनी बर्बरता मैंने जिंदगी के अंदर नहीं देखी। यानी उसका एक हिस्सा काट के उसके मुंह के अंदर दे दिया और दरख्त के लटका दिया। यानी वो हिंदुस्तान से थोड़ा नफरत करते थे। पाकिस्तान के घर के मायने घुसका एक तरीका ओ जज्बो हो एक फौजी। बिल्कुल। यह कहावत है एक मारवाड़ी के मायने के सीधी आंगली घीने निकले ना आंगली टेढ़ी करनी पड़े। बिल्कुल, वो तो है ही। 98,000 सैनिक ने थे, मतलब ये हथियार डाल दिया थारे सामने। बिल्कुल, वर्ल्ड इज ए फेमस। आज तक वर्ल्ड के अंदर भी इतनी सेना को किसी ने कैद नहीं किया। लड़ाई के लिए एक दुश्मन एक गोली। उस जनाबा ने एक चीज बता दी कि बाप बाप हुए बेटो बेटो हुए। बिल्कुल। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है ये किसी फौजी से जाके पूछ लेना। जय हिंद, झलको सिकर में थारो स्वागत है। आज आपा हाँ तारपुरा गांव में, और तारपुरा गांव के अंदर सूबेदार समुद्र सिंह जी शेखावत है बग साथ में। हाँ 1971 के वॉरियर के रूप में ये हाँ 1971 को युद्ध लड़े हुए। तो अं जानसा बाकी युद्ध की स्टोरी की साबू कई चैलेंज हो बाग सामने और की तकलीफ में बे दिन निकलिया। राम राम, जय हिंद। जय हिंद। तो आपको परिचय? सूबेदार समुद्र सिंह शेखावत, गांव तारपुरा, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। तो आपकी यूनिट कौन सी, आपकी रेजिमेंट कौन सी? 14 राजेव। तो आपको एक जी सेना के मायने आप जावा करा तो बिग मायने स्टार्टिंग हुए कि किया भर्ती हुए किया हुए। आजकल युवा है दौड़ हुए, फिजिकल हुए, मेडिकल हुए, रिटर्न हुए। थारी एक अलग प्रोसेसिंग रहती है कि पहले एक आई ही। पहले भी फौज में जाने से पहले तकरीबन आदमी को फिजिकल फिट देखते हैं, जिसके अंदर सपोर्ट्स है, दौड़ है, वो स्वास्थ्य के लिए, आगे लड़ाई लड़ने के लिए वो आदमी फिट चाहिए। उसके बाद में फौज की भर्ती की प्रक्रिया चालू होती है, जिसमें मैं 1968 के अंदर 29/4/68 के अंदर दिल्ली के अंदर भर्ती हुआ था। जब यहाँ से गया तो सबसे पहले हमारे से पूछा गया कि आप क्या काम करते हो। मैंने बोला कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो उसी टाइम पे हमारे का फिजिकल टेस्ट लिया गया, दौड़ाया गया, खिलाया गया और मेडिकल किया गया। उसमें फिट होने के बाद में हमारे को, जिसको फर्स्ट फेज में वो बोलते रंगरूट, वहाँ हमारे को भर्ती कर लिया। मेडिकल होने के बाद में वो जोनिंग दे देते थे। पहले वापस घर को नहीं आवा देता, मतलब नहीं, वैसे मानते तो भेजते थे और जोनिंग लेटर देते थे कि इतने तारीख को आ जाना। तो जितना जल्दी होता था पहले, आजकल तो बहुत टाइम देने लग गए और देने लग गए सभी कुछ। आजकल तो मेडिकल में रेफर देवे जना, पहले भी यहाँ रेफर दे टाइम देता कि डायरेक्ट अनफिट कर देता? डायरेक्ट अनफिट होता था पहले। डायरेक्ट अनफिट। और दौड़ वगैरह कितनी करवाता जी? 1600 मीटर है तो पहले भी इतनी ही या फिर? इतनी ही थी पहले, 400 मीटर। तो एक किया करे जी यहाँ के शरीर देख कर पहले यहाँ भर्ती कर लेता है। यहाँ सच्चाई है कि मतलब यहाँ? नहीं, सच्चाई नहीं है। उसमें वजन भी होता था, चेस्ट भी होता था, हाइट भी लेते थे, एजुकेशन भी देखते थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिजिकल फिट जरूरी था। थारे टाइम पर एजुकेशन कितनी रखता? मतलब उस टाइम पे 5th पास, 5वीं पास। 5वीं पास सालान भर्ती ले लेता? बिल्कुल, 5वीं पास। तो बठों थे 68 के महीने भर्ती हुआ। तो आपकी ट्रेनिंग दिल्ली में हुई? दिल्ली के अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई। जी हाँ। आपकी ट्रेनिंग के बाद में पहली पोस्टिंग घटाई? मेरी पहली पोस्टिंग आई नागालैंड। नागालैंड। तो बठे भी कुछ अलग मतलब हरकत रहती या फिर नॉर्मल शांति को एरियो? वहाँ हरकत रहती थी। उस टाइम पे हॉस्टाइल थे नागा, जो कि हिंदुस्तान के एक स्टेट के अंदर वो ऐसी चीजें नहीं थी। बराबर हमारे टाइम पे, जैसे कि अभी ये J&K के अंदर जम्मू कश्मीर में हालत जो चल रहे हैं, वही हालत पहले नागालैंड के अंदर। वो वहाँ रात को पेट्रोलिंग करते थे, कभी भी आ सकते हैं। यानी वो हिंदुस्तान से थोड़ा नफरत करते थे। जब वहाँ का मुख्यमंत्री लाल डोंगा बना गया, उसके बाद में थोड़ी शांति होती गई और फिर अपने नागालैंड है, मिजोरम है, हिंदुस्तान के
तो बैठे एक कट्टरपंथी रहते के बैठे हो जी हाँ पहली 370 धारा हटी जना कश्मीर के अंदर अलग अलग उपद्रव होता अलग अलग हिंसा होती तो बयान कोई माहौल रहते बैठे। बिल्कुल वैसा ही माहौल रहता था। उनको सुधारने के लिए बहुत टाइम लगा, हमारे को भी लगा। 3 साल में वहां भी रहा। उनको राशन पानी फ्री देते थे, उनका मतलब मन जीतने के लिए हर चीज उनको देते थे। लेकिन इसके बावजूद वे उपद्रव भी करता वहाँ उसके बावजूद भी ये चीजें होती रहती। लेकिन धीरे धीरे नुकसान तो हमारा भी काफी हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो आ गए। जना भाई यह कहावत है एक मारवाड़ी के मैंने कहा सीधी आंगली घीने निकले ना आंगली टेढ़ी करनी पड़े। बिल्कुल वो तो है ही। कई सी चीजें हुई है उसके अंदर, बहुत से आदमी अपने खत्म भी हुए रात को, क्योंकि पेट्रोलिंग होती थी, हमारे को जाते थे पेट्रोलिंग करने के लिए, वो छुपे रहते थे। कहाँ छुपे हैं, एकदम से अटैक करते थे, तो बहुत संभल के रहना पड़ता था। तो आपकी पहली पोस्टिंग लगभग 1969-70 की है। बिल्कुल। और फिर आयो सन 1971 71 के अंदर मैं हिमाचल प्रदेश में, वहां मेरी पोस्टिंग की थी पालमपुर। वहां से हमारे को ये तो नहीं जानता कि क्या होगा आगे, लेकिन 3 महीने पहले ही छम साइड के अंदर डिप्लोमा वो वहां भेज दिया। उस जगह जाके जब हमने बंकर्स बनाए, सीमेंटेड बंकर बनाए, नालियां खोदी, क्रोल टेंच बनाए, रहने के लिए बंकर और जाने आने के लिए क्रोल टेंच। तो ये भी सेना ने खुद नहीं बनाना पड़े। बिल्कुल सेना ने खुद नहीं बनाए, हमने बनाए खुद ने, रहने के लिए, अपने बचाव के लिए, बम गिरने के लिए, रात को सोने के लिए, उस बचाव के लिए सब कुछ किया। कम से कम हम 3 महीने पहले ही वहां डिप्लोमा हो गए थे। 3 महीने जब हमारे को एहसास हुआ कि लड़ाई होने वाली है, तो कोई यहाँ की आशंका के ब्यूं बंकर बना पाऊं ब्यूं आशंका हुई आपने कहा हाँ लड़ाई उसके। बिल्कुल जब ये चीजें तैयार कर ली तो ऐसे आपसरी के अंदर बातें करते थे क्या होगा, अब तो लड़ाई श्योर होगी, क्योंकि इतनी तैयारी कर ली। दिन कम बांध भी बांधा, जैसे टिब्बा होता है, पहाड़ी होती है, इतनी ऊंचाई पे एक बांध बांधा आपने, जिससे कि मतलब आने वाले के लिए दिक्कत थी कि इसको क्रॉस करने में। तो आपको एक कहीं योगदान रहे तो भी कमाए न थे, कहीं करता भी बंकर बनाता भी कमाए न थारो कहीं चार्ज हो भी कमाए न भी। उसमें से क्या है, सेक्शन कमांडर से लेके कंपनी कमांडर तक अलग अलग रोल होता है। उस जगह मैं उस टाइम पे नायक था, तो मेरा रोल उस टाइम पे जितना भी अन्वेषण था, गोला बारूद था, वो मेरे अंडर थे, जो कि सप्लाई करना है, कितना अगर लड़ाई हो गई तो कितना अन्वेषण चाहिए, वो मेरी ड्यूटी थी उस जवान तक अन्वेषण पहुंचाना और उसको देना। उसके पास में कम तो नहीं रह गया है, तो वो अन्वेषण का चार्ज था। फिर वहां अलग अलग चार्ज होते हैं, लहसना से लेके नायब सूबेदार तक। आपको सेक्टर कौन सा हो पोस्टिंग को? सांबा सेक्टर। सांबा सेक्टर जी। तो एनिमेशन को चार्ज एक तरीका हूँ बिया को जिया पेट में भूख लागे जना नाच जरूरी हुए, तो सेना भी लड़वा खातर एक तरीका हूँ के गोली बारूद वो जरूरी हुए। अगर जेब में गोली होगी तो भी हम अगले को मारेंगे ना, नहीं तो पहले ही मर गए। तो अनाज नहीं मिला पेट के अंदर, चला कैसे जाएगा? तो आदमी तो लाजमी खत्म हो गया, वहां आगे जाएगा ही नहीं, तो अगला मारेगा। तो अन्वेषण तो जरूरी है लड़ाई के लिए। एक दुश्मन एक गोली, उस टाइम पे अगर एक गोली भी बर्बाद होती है तो दुश्मन को मारा नहीं हमने, वो दुश्मन के ही गोली लगनी चाहिए। इसलिए अन्वेषण की वैल्यू है। तो पहले तो एक तरीका हथियार भी आता समर्थ को नहीं आ गया। अब जी ऑटोमेटिक मशीन गनर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पहले तो कोक करना पड़ता और बोलो लफड़ा रहता। बिल्कुल ऐसा लार थी जैसे आप बोल रहे हो, कोकिंग थी, लेकिन उस टाइम पे हथियार ही ऐसे थे। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई चीजें आ गई, रेडार आ गए, सब कुछ आ गए, बैठे बैठा ये पता चल जाता है कि दुश्मन क्या कर रहा है। पहले तो हमारे को रेकी करके वहां नजदीक जाके करना पड़ता था कि रात को ये क्या कर रहे हैं। पेट्रोलिंग जाती थी, 10-15 आदमी जाते थे रात को, पूरी रात वहां रहना, छुप के सुनना, कानों से सुनना। अता पास में जाता आना या कोई मन के अंदर डर काएगा? जब उस चीज के लिए हम भर्ती हुए हैं तो डर की चीज का? अगर हम डर गए पीछे वाले क्या करेंगे? वो सुते सुते मर गए, हम डर के भाग गए तो वो अपने आप आ गए, पीछे वाले क्या करेंगे? तो इसमें जो कहते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था
क्या दिया था? जय जवान जय किसान। ठीक है कि जवान आगे लड़ता है और किसान अन्न पैदा करता है, जब ये हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। एक पेट भरसी एक सरहद पर रक्षा करसी जना ही देश को आगे कुछ उसी। जब ये होगा, जब जवान को आगे सब कुछ मिलेगा, हथियार है, फैसिलिटी है। कई इलाके ऐसे हैं जो ऑक्सीजन भी की भी कमी थी, जैसे 303 मैं वहाँ भी रहा हूँ, सिक्किम के अंदर, चाइना बॉर्डर के अंदर डल झील है, वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत रहती थी। ऊपर रहते थे पिकेट के ऊपर, न कोई आने जाने का रास्ता था, पगडंडी थी, कभी भी फिसल गए, बर्फ काट हो गई, बहुत सी बीमारियां भी होती है। तो आजकल तो सब कुछ उसके हिसाब से, सब कुछ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज तो बंद करके अब बारीकें भी है, जनरेटर भी है, लाइट की सुविधा भी है, मीडिया भी जाता है। और मीडिया की तो मैं अच्छी प्रशंसा करूंगा कि वो एक चौथा स्तंभ है मीडिया, जो कि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या चीज हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ बुराई हो रही है, कहाँ अच्छाई हो रही है, एक मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है जो कि उस चीज को निकाल के लाता है। बाकी गांव वालों को, मेरे को क्या मालूम कि क्या हो रहा है, मीडिया के थ्रू ही उस चीज का पता चलता है। तो मैं तो उनको बहुत धन्यवाद दूंगा, चैनल को, कि धन्यवाद कि ऐसी चीजें आप निकाल के हमारे को बताते हो। आपको राशन हो जना बी टाइम पर यान की फैसिलिटी वाहन की रती ही को नहीं, और रास्ता भी यान का हुला भी टाइम पर सेक्टर का मायने जटे युद्ध की स्थिति, तो राशन को क्या पूर्ति होती बटे? राशन के लिए हमारे बटालियन के अंदर एक क्वार्टर मास्टर हवलदार होता है, बीकेएमएच बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार, तो उसकी वो जवाबदारी दी जाती है, आप राशन लाओगे, तो वो कलेक्शन करते थे सप्लाई से, जो डिपो होता है राजस्थान का राशन का, उसमें जाते थे। जितने आदमी का हमारा वो राशन बनता था, नमक तक, चाय तक, उनके हिसाब से वो राशन कलेक्ट करके लाता था। तो युद्ध की स्थिति में कदे यहाँ राशन की कमी आई ना? राशन की कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि उस जगह रिजर्व रखते थे पहले से ही कि भाई अगर 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन अगर राशन नहीं मिला तो अपन क्या करेंगे, तो उसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही स्टॉक रखते थे। अब भी रखते हैं, पहले भी रखते थे। फाइनली वो दिन आयो एक वार को जख दिन यहाँ लाग्यो कि हाँ युद्ध घोषणा होगी आज, वो कौन सो टाइम हो, कियान को टाइम हो कि जी टाइम पर बेरो पड़को का आज युद्ध है? वो ऐसा टाइम था कि 3 तारीख को, 3 दिसंबर 1971 के दिन शाम को 7:30 बजे हम एक हमारा खाने का लंगर बोलते हैं उस जगह, कि शाम को लंगर पे खाना खाने के लिए जाते हैं। उस टाइम पे हवाई जहाज ऊपर से चढ़ीर जैसे ड्रॉप किया, तो हमारे को पता चल गया कि वार डिक्लेयर हो गया है। वार डिक्लेयर हुआ की स्थिति कहीं हुए, कौन सी कंडीशन यानी की हुए जी टाइम पर यहाँ लगेगा आज वो वार डिक्लेयर है? वार डिक्लेयर जब भी होता है हवाई हमला होता है, हवाई जहाज ऊपर चढ़ गई आसमान में, वार डिक्लेयर है। फिर पीछे से कमांडर साहब का, जनरल साहब का आर्मी हेडक्वार्टर से आदेश आ जाता है हमारे सीओ के पास में ये चीज़ है, फिर सीओ बताता है कि ये चीज़ है। तो ऑटोमेटिक ही हवाई जहाज देखते ही हमारे दिल में ऐसा हो गया कि वार डिक्लेयर हो गया, इतने में तो मैसेज आ गया लड़ाई शुरू। तो वहीं हम तो एकदम से बंकर के अंदर भाग के अपना पोजीशन पकड़ लिया और खाना बंकरों के अंदर ही आया। तो खानो बढ़ायो और बी टाइम पर यहाँ हुए वार डिक्लेयर हुए, कुछ हुए सेना का कमांडर हुए, ब्रिगेडियर हुए, या फिर जखा भी हेड हुए एक तरीका हूँ, तो बे एक मोटिवेशन स्पीच भी आवे बेटे जी। आप फिल्म देखी बॉर्डर देखी तो बिग माई ने भी स्पीच एक दीड़ है चांदपुरी साहब को, तो बी साहब आपके भी यहाँ को कोई मोटिवेशन? बिल्कुल हुआ साहब। 4 तारीख को तो वहाँ एक तरह का दरबार या मीटिंग जिसको बोलते हैं अपन, तो वो लगा कहाँ, जंगल के अंदर, जिससे कि दुश्मन देख ना पाए। वहां तक कोर कमांडर, ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब, जो वहाँ कोर की मीटिंग हुई पहले, तो वहाँ कोर कमांडर साहब ने हमारे को ब्रीफ किया, फिर ब्रिगेड की मीटिंग हुई, उसमें ब्रिगेडियर साहब ने ब्रीफ किया, फिर हमारी यूनिट की मीटिंग हुई, उसने सीओ साहब ने। उस टाइम पे जनरल सुरेंद्र नाथ साहब थे, उस टाइम पे कर्नल थे, वो अच्छे थे, अच्छी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। कोर कमांडर चमन साहब थे, वो भी लड़ाई लड़ी, उनका तो बहुत ही योगदान रहा है इसके अंदर, 71 की लड़ाई के अंदर। तो वो कई भाषण भी टाइम पर यहाँ को एक जज्बा आयो, उन्होंने जज्बा ये दिया कि आप बेटो घबराना मत,
आपको आर्टिलरी, आर्मर्ड, एयरफोर्स, उनकी सबकी मदद मिलेगी। घबराओ मत। ऐसा आगे आपको दीपावली जैसे अपन घर में मनाते हैं उसके मुताबिक आपको दिए जलते दिखाई देंगे। और वाकई में वो ही हुआ, क्योंकि कवरिंग फायर वहाँ आर्टिलरी देती है, इन्फेंट्री भी देती है। तो हमारी 14 राजीव को उस दिन टास्क मिला था तकरीबन 5 दिसंबर को कि आप सिंबल पोस्ट था, हमारा हिंदुस्तान का सिंबल पोस्ट था। जिस टाइम पे 3 तारीख को युद्ध डिक्लेयर हुआ तो पाकिस्तान ने वो पोस्ट ले लिया था। लेने के बाद में उस जगह हमारा एक जवान खत्म हो गया, सिंगल का, वो रह गया क्योंकि उनको बोला था कि विड्रॉ जाओ, और वो 14 राजदीप को चार्ज दे दिया गया था। लेकिन उससे पहले एक समात उसको गोली से मार दिया गया जवान को। उससे आज वो मेरे सामने सीन आता है कि मतलब वो तो एक पाकिस्तान क्या है, इतनी बर्बरता मैंने जिंदगी के अंदर नहीं देखी। यानी उसका एक हिस्सा काट के उसके मुंह के अंदर दे दिया और दरख्त के लटका दिया, जिससे कि ये देखो। तो उसी में हमारा खून खोल उठा कि यही हालत उनकी करेंगे। तो 5 तारीख को 11 बजे कि आपको अटैक करना है इस जगह। हमारी 14 राजदीप ने, जीएल वर्मा हमारे एडजुटेंट थे, हमारे साथ थे, सुरेंद्र दास कर्नल थे, वो भी साथ थे। राजा रामचंद्र की जय बोल के हमने अटैक कर दिया सक्सेस हुआ। इससे पहले आर्टिलरी ने ऐसे बम फेंके उस जगह जो को सामने 5-4 किलोमीटर के अंदर वो दिवाली के दिए चस्ते हैं, वैसे हमारे को नजर आए वाकई के अंदर। तो हमारा उसके बाद में दिल खोल गया। आगे जो कि सिटी है सकरगढ़ पाकिस्तान की, जिसके अंदर उनका पक्का डिफेंस बना हुआ है, रेलवे लाइन कब्जे में हमने ले ली। काफ़ी दूर तक पाकिस्तान के अंदर गए, सिटी उनके पास थी। फिर 16 तारीख को शाम को 7:30 बजे सीज फायर हो गया। तो हम वहीं के वहीं, जो उनकी सकरगढ़ की रेलवे लाइन थी, स्टेशन, वो अपने हिंदुस्तान के कब्जे में थी। उनका ट्रेनिंग सेंटर था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के घर के मायने घुस का एक तरीका वो जज्बो हो एक फौजी को। बिल्कुल घुसे, और ऐसी हालत की कि पाकिस्तान को दोबारा उस इलाके में बहुत ताकत लगेगी डेवलपमेंट करने के लिए। मतलब जखी बर्बरता बे आपके सैनिक के साथ में करी एक, आप बताया एक सिग्नल का सैनिक हा बाग साथ में एक बर्बरता करी, तो बिको बदलो एक की साबू लियो, आप बतायो। बिल्कुल उसी हिसाब से। बाकी हमने वहां तक किया कि वैसे सोचे करना नहीं चाहिए, लेकिन वो किया कि उनके मकान जो भी कुछ मिला था दहश नहश मिट्टी के अंदर मिला दिया उनको, ताकि आने के लिए उनको मकान की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है, और है उनको सबको दहश नहश किया हमने। वो करबो इसलिए जरूरी हो क्योंकि वे दोबारा बीच का आक्रमण कौन कर सके, दोबारा आप पर अटैक नहीं कर सके, बिक लिए बहुत जरूरी हो। बिल्कुल यही, दोबारा की इतनी हिम्मत नहीं कर सके। एक भय रहेगा उनका कि आज किया तो कल वही हालत होगी। जनाबा ने एक चीज बता दी कि बाप बाप हुए बेटो बेटो हुए। बिल्कुल वैसा ही बताया गया कि बाप से भिड़ोगे तो यही चीज होगी, बेटे बेटे ही रहेंगे। कतो ही बड़ो जाओ, कतो ही टाइम ले लो, लेकिन बाप हूं बड़ो तो बेटो उसके को नहीं, उसका नहीं। आप जान हथेली पर रखकर एक तरीका युद्ध लड़ो, देश के लिए आगे बढ़ा और बलिदान भी हुई। आपकी सेना के अंदर कोई यानी कि ट्रेजेडी भी हुई के? क्योंकि उस टाइम पे हम तो आगे ही देखा कि दुश्मन को मारना है, पीछे को भूल गए कि देश सेवा की सेवा करना है। सिर्फ एक ही दिल के अंदर आ कि हमारी जमीन पे 1 इंच भी उनको कब्जा नहीं करने देंगे। शर्त ये रखी गई थी कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलानी है। जिस दिन आज़ादी मिली उसी दिन सीज फायर हो गया। अगर उनको और ही बर्बाद करना होता तो 96 आदमी, 96,000 आदमी, जनरल साहब अरोड़ा थे हमारे उस टाइम पे, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, हथियार डाल दिए थे और उनको कैद कर। पाकिस्तान की मतलब पूरी सेना था रे, मतलब एक तरह का कब्जा में 96,000 सैनिक न थे, मतलब हथियार डाल दिया था रे सामने। बिल्कुल वर्ल्ड इज ए फेमस। आज तक वर्ल्ड के अंदर भी इतनी सेना को किसी ने कैद नहीं किया, जो कि एक इंडिया था
उसने 96,000 आदमी पाकिस्तान के कैद किए। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाद में आने रिहा भी कराया गया। वो तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसे ही नियम बने हुए थे, उनके आधार पर रिहा भी करना पड़ता है, घर वालों से बात भी करानी पड़ती है, फैसिलिटी भी दी जाती है, सब कुछ मेडिकल भी दिया जाता है। वो तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से करना ही पड़ता है, छोड़ा भी जाता है। आपकी रेजिमेंट के अंदर कती मतलब ट्रेजेडी हुई, जनहानि कती मतलब कता आदमी शहीद हुआ? एक आदमी हमारे शहीद हुआ। पूरी यूनिट में सिर्फ एक आदमी? पूरी यूनिट में एक आदमी। और सामने तो कोई पता ही नहीं कितना आदमी खत्म हुए। तो थे मतलब सीमा पार कर गया बटे भी पोस्ट पर कब्जो करियो, तो बीजगा देखियो लोकियान की कंडीशन नहीं काई। लाशें थी, वो अपना खाना पीना छोड़ के सब कुछ भाग गए। उस टाइम पे चपातियां पड़ी हुई थी, राशन पड़ा हुआ था, हथियार पाती भी छोड़ गए, भग गए। वो पीठ दिखार भागवो यहाँ केवे। ये है इंडिया के जवान की कहानी एक, और एक है पाकिस्तान के जवान की कहानी। इंडिया को जवान है हमेशा सीनो आगे कर लड़बो सीखियो है, और पाकिस्तान हमेशा पीठ दिखावो सीखियो। और पीठ किया दिखाई जाए बे अपन सुबेदार समदर सिंह जी है, बे अपन पूरी स्टोरी आपकी बताई है, जीवन की बताई है बे। बाकी मतलब एक तरीका बन कोई शब्दांग मायने बताया जाए तो चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का, यही एक बात होती है। तो जय हिंद, नमस्कार। झलको शिखर थे ये देखता रहिजो और हमारे साथ में जुड़े रहिजो। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह, नमस्कार।